हेलो एवरीवन। आज हम लोग का गुड नाइट क्लास का 4th डे है, जिसमें हम लोग आज 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 30 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज 31 से 40 तक के क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी। सेकंड है, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान किया गया था। उपरोक्त में से हमें सही सही विकल्प का सही आंसर देना है, मतलब सही विकल्प का चुनाव करना। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में या अपने कॉपी में लिख करके इन 10 क्वेश्चनों में से देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ठीक है, तो इसके आंसर की बात हम करें तो जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था वो 1909 के अधिनियम से दिया गया था, ना कि 1919 से दिया गया था। ठीक है, अब 1919 में क्या हो गया था? 1919 में जो हुआ था ना, इसमें विस्तार किया गया था। जैसे कुछ जैसे सिखों को दिया गया है ना, और सिखों के लिए निर्वाचन है ना। उसके बाद ईसाई भी हो गए, है ना। ईसाई हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, है ना, सिख हो गए। और जो आपके एंग्लो इंडियन थे वो हो गए, है ना। एंग्लो इंडियंस वो हो गए, कुछ यूरोपियन हो गए, है ना। तो इसमें 1919 में जो पृथक निर्वाचन है ना, इसमें निर्वाचन में कुछ क्या बोलते हैं, विस्तार किया गया था, ना कि इसमें शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाता है? पहला नंबर गलत हो जाता है। दूसरा है कि कुछ प्रांतों में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान किया गया, है ना। तो किसी में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि इसे क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। तो इस हिसाब से इसके आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ये दोनों ही सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कि आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डाटा और डेटा के साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति, ठीक है ना, यूएन सीईबीडी, है ना, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या बोलना है? सही नहीं है, ये देखना है कौन सा सही नहीं है ना। तो पहला है, यूएन सीईबीडी का गठन जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत किया गया, हमें सही नहीं बताना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर है कि यूएन सीईबीडी में 31 सदस्य देश प्लस 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत यूसीबीडी का सदस्य नहीं है। फिर है, यूएन सीईबीडी का वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, है ना। तो सही आंसर की हम इसमें बात करें तो ये बिल्कुल सही है ना। ये भी सही है। ये बोला है कि भारत इसका सदस्य नहीं है, हाल ही में भारत इसका सदस्य बन चुका है। तो यही ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ठीक है, भारत इसका भी सदस्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। हाल ही में सुर्खियों में रहे जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो ये जो रानी दुर्गावती है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है ना। इंद्रावती नदी इस बाघ अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती है। इसमें हमें सही आंसर बताना है कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो इसकी सही आंसर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में तो स्थित है, एकदम सही बात है। लेकिन ये इरावती नदी पर नहीं, इरावती नदी से प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये गंगा बेसिन और नर्मदा बेसिन के बीच में है। ठीक है, नर्मदा बेसिन के बीच में है। और ये अगर बात करें कहाँ पे है तो ये मध्य प्रदेश की शायद सागर जिले में है। ठीक है, सागर जिले में है या दमोह में है। ठीक है, ठीक, तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही विकल्प इसका सही है। फिर चलते हैं 34 पर। ये बहुत ही सुंदर सा गिब्बन बैठा हुआ है। ठीक है, गिब्बन। तो यह है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा जो हुलोंग पार गिब्बन है, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका आंसर त्रिपुरा में है, मणिपुर में है, या पश्चिम बंगाल में है, या असम में है। ठीक है, तो ये हुकालू गुगन अपना बैठा हुआ है बगल में। ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा असम में। ये असम में स्थित है हुकालू गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, गिब्बनों की अधिकतर प्रजाति जो है वो कहा जाए तो आपका नॉर्थ ईस्ट में
आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं भारत में लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आती हैं। ठीक है, लोकपाल के पहला है कि मंत्री संसद में दिए गए वक्तव्य से संबंधित मामलों के लिए। ठीक है, सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, फिर विदेशी अंशदान विनियमित अधिनियम के तहत धन प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएं। तो उपरोक्त में से हमें सही बताना है कि कौन लोकपाल के दायरे में आती है। ठीक है, तो अपना आंसर बताइए कमेंट करके। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है, इसमें वक्तव्य के लिए नहीं, बिल्कुल कोई क्षेत्राधिकार नहीं है इसमें। ठीक है, सभी सरकारी सहायता प्राप्त के लिए नहीं है, बल्कि कुछ लिमिट है। ठीक है, विदेशी अंशदान के लिए नहीं है, मतलब सभी संस्थानों के लिए नहीं है। इसमें शायद 10 लाख तक की जो 10 लाख से ऊपर जो मतलब धन प्राप्त करती हैं उनके लिए है, इसके लिए नहीं है। इस हिसाब से हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 36 कि वित्तीय आपात की घोषणा के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कि पहला, केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। फिर है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक एवं अन्य वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन एवं भत्ते की कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। इसमें हमें सही आंसर बताना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें सॉरी, तो इसका जो हो जाएगा अपने केंद्र और राज्य के बीच पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, ये भी सही है। सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है कि सभी धन विधेयक एवं वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित किए जा सकते हैं, तो ये भी सही है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन भत्ते की भी कटौती की जा सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। 360 में ये वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी तक भारत में कोई एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है, अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधानवाद सीमित सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व संविधानवाद को लागू करते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से हमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, ठीक, तो अब इसके आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए, जो पहला है वो तो सही है कि संविधानवाद सीमित सरकार से संबंधित है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा कथन है कि संविधान में राजनीति जो नीति डीपीएसपी है वो संविधान में लागू होते संविधानवाद को लागू करते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो खुद फोर्सेबल नहीं है ना, तो उनमें कोई सीमा नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा कथन सी नंबर सही हो जाएगा कि कथन एक सही है और कथन दो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना कि हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो पहला है कि विश्व आर्थिक मंच ने, दूसरा है वर्ल्ड बैंक ने, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने, या इंटरपोल ने। ठीक, तो अब इसके आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, अब विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो कौन कौन सी अन्य रिपोर्टें निकाली जाती हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट निकाली जाती है इसमें जो है वो है वैश्विक वैश्विक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। ठीक है, तो ये एक हो गई रिपोर्ट, एक मिनट, रिपोर्ट। ठीक, दूसरी आती है हमारी वैश्विक पर्यावरण सॉरी वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक, सूचकांक। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट समावेशी विकास सूचकांक। ठीक, समावेशी विकास सूचकांक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है मानव पूंजी
मानव पूंजी सूचकांक, ठीक। फिर एक और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, वैश्विक वैश्विक लैंगिक अनुपात, ठीक है ना। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, या सूचकांक। तो ये जो है 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती हैं। उसमें कौन कौन सा हो गया, वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट, तो ये हो गई। दूसरी हो गई कि प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट हो गई, और एक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हो गई, समावेशी विकास हो गई, मानव पूंजी हो गई, और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक हो गया। तो ये 4-5 जो रिपोर्टें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो सभी राज्यों की मनमाही, ये सभी मूल अधिकार के बारे में बताना है, ठीक है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में, ये सभी राज्य की मनमानी कार्यवाहियों के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। दूसरा है कि संसद साधारण अधिनियम के द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। फिर तीसरा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनके कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी में हमें सही कथन बताना है, कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, आंसर की बात करते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए कि जो मनमानी के विरुद्ध, सभी राज्य की मनमानी के विरुद्ध हमको मिले हैं, एकदम सही बात है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ बात आई साधारण मतलब अधिनियम द्वारा नहीं, बल्कि जब मूल अधिकारों को कोई वो लगाना होता है, प्रतिबंधन लगाना होता है, कुछ करना होता है, तो उसमें क्या संशोधन करना होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया कि साधारण अधिनियम से हो जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन है कि जो डीपीएसपी के तत्व हैं के कार्य क्षेत्र सीमित करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। तो सीमित नहीं करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो अब इसके सही आंसर कौन हो जाएगा अपना, केवल आंसर नंबर ए, ठीक है, ठीक, ठीक है ना, हाँ। नहीं तो नहीं सोचता तो हाँ, ठीक है। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि संविधान की उद्देशिका संविधान के अधिनियमन के बाद जोड़ी गई, ठीक है ना। संविधान की जो उद्देशिका है वो संविधान के अधिनियमन के बाद जोड़ी गई थी। दूसरा कथन है कि उद्देशिका को सबसे अंत में संविधान से समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था, ठीक है ना, संविधान से समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था। तो उपरोक्त कथनों में से हमें सही कथन का बताना है, ठीक है। तो सही कथन बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है, कथन 1 2, तो इस अगर हम कहें तो ये बात बिल्कुल सही है कि उद्देशिका जो है वो बाद में जोड़ी गई थी, है ना। इसके बाद ये भी सही है कि समरूपता सुनिश्चित करने के लिए। तो इस हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन सही हो जाते हैं, दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, और दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो आज के ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको कैसा लगे ये 10 क्वेश्चन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक फ्लो में चल रहे हैं, और ये जैसे ही 100 क्वेश्चन के बाद आपका टॉपिक बदल जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें करंट अफेयर 2025 के शामिल हैं जो अभी लगातार चल रहे हैं। आपको पॉलिटी के क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे, जिनमें से हमने अभी 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी। और इसके बाद जो हम 100 क्वेश्चन के बाद होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, या नेक्स्ट सब्जेक्ट के द्वारा नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दूसरे ग्रुपों में भेज भी दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अ, जिसको ये ज़रूरत हो वो वीडियो इससे देख सकें, ठीक है। अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।